हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैतव्य क्लासेस में। डेली के क्लास में हम लोग जो क्लास करते हैं न्यूज़पेपर को एनालिसिस करते हैं। न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास है ये, और यहाँ से हम लोग मेन जो टॉपिक होता है उसे हम कवर करते हैं ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। और आज का जो तारीख है 14 मार्च, चलिए देखते हैं आज के जनसत्ता में कुछ प्रमुख बातें क्या क्या कही गई हैं। सबसे पहला ही न्यूज हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के चयन समिति का बैठक। अभी आपको पता होगा कि दो चुनाव आयुक्त, जिसमें एक ने इस्तीफा दे दिया और एक का कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके एवज में कहा गया था कि 15 तारीख को, लेकिन 15 तारीख से पहले 14 तारीख को ही चुनाव आयोग की नियुक्ति की बैठक की जाएगी। इस नियुक्ति की बैठक में कौन कौन शामिल होते हैं ये आप बताइएगा। चलिए कुछ हम हिंट कर देते हैं। इसमें जो अध्यक्षता होता है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। वहीं आप इसमें के बारे में बताइएगा कि कौन सा न्यायमूर्ति इस्तीफा दिया और किनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, ये आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये क्लास हम पहले भी ले चुके हैं। इसलिए आप इसे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन इसमें शामिल होता है और कौन अध्यक्ष तो बता ही दिए, प्रधानमंत्री होता है, और लास्ट में मंजूरी कौन देता है, राष्ट्रपति के थ्रू। वहीं अभी चुनावी बॉन्ड को लेकर के जो हाल ही में मुद्दे सनसनी में रहा है, इसे अब जारी कर दिया गया 12 मार्च को। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने की हिदायत दी थी। अब देखा जा रहा है कि 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे, पूरी ब्यौरा दे दिया गया, खरीदे गए थे। वहीं कब से कब तक, 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदा गया था, जिसमें से कि देखते हैं कि राजनीतिक दल को 22,030 बॉन्ड दिया गया, यानी कि भुनाया गया, यानी कि उसे कैश निकाल लिया गया। वहीं 187 क्या हो गया कि बॉन्ड के भुनाकर राशि इस यह जो है प्रधानमंत्री कोष में चल गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में चले गया। अब ऐसा होता है क्यों ये, और जो ये किसे दिया गया, जो वहाँ के चेयरमैन थे, किसे, एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार की ओर से ये दिया गया। वहीं देखते हैं कि उचित समय पर बॉन्ड का ब्यौरा सीईसी कह रहा है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गया हुआ है अभी कौन, चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि एसबीआई ने समय पर चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा आयोग को दे दिया और उचित समय आने पर इसे संबंधित विवरण को साझा किया जाएगा। आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर देना होगा। वहीं देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोस के साथ विस चुनाव को लेकर तैयारी, यानी कि चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लेकर के वहाँ पूरी तरीके से तैयारी चालू हो चुकी है। वहीं 85 से अधिक उम्र के लोग को जम्मू कश्मीर में घर पर मतदान की सुविधा प्रदान कराई जाएगी। वहीं चलिए देखते हैं कि ये चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड और क्या बात है, पेज नंबर 8 में दिया गया, उसे हम कवर करते हैं। वहीं इसमें दिया गया, देखिए 2019 से 11 अप्रैल 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे। वहीं 1,609 भुनाए गए, और इसी तरह 12 अप्रैल 2019 को इस साल 15 फरवरी तक कुल 18,871 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, और इस अवधि के दौरान चुनावी बॉन्ड चरणों में बेचे गए, अलग अलग चरणों में बेचे गए, भुनाए गए। 9वां चरण अप्रैल 2019 को। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो चुनावी बॉन्ड, इसे नहीं भुनाया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा 15 दिन के भीतर इस बॉन्ड का भुनाना नहीं होता है, तो ये जो बचा हुआ रहता है कि ये कहाँ चला जाता है, प्रधानमंत्री केयर फंड में, राष्ट्रीय कोष में चला जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसकी रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में चली जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने गत 15 फरवरी को एक अहम फैसले में केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था, और साथ ही चुनाव आयोग को चंदा देने वालों और उनकी ओर से दी गई राशि की हासिल करने वाले का पूरा खुलासा करने का आदेश दिया गया था। आप ये बताइएगा कि ये चुनाव आयोग से संबंधित जो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, कौन सा मौलिक अधिकार का पहले उल्लंघन करता था जिसके कारण से अभी इसे साझा करने के बारे में बात कही गई है। वहीं आगे देखते हैं कि जो कुछ प्रमुख खबर है,
कहा गया होटल और हवाई अड्डे पर धूम्रपान स्थानों को बंद करने का अनुरोध किया गया है कि धूम्रपान निषेध दिवस के मौके पर 13 मार्च को पर चिकित्सकों और कैंसर पीड़ितों और होटल संघों ने सरकार से होटलों रेस्टोरेंट और हवाई अड्डे पर निर्धारित धूम्रपान को बंद करने के बारे में बात कही गई है। वहीं COTPA 2003 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने और भारत को 100% धूम्रपान मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर के अध्यक्ष हरित चतुर्वेदी ने कहा कि धूम्रपान फेफड़ों की कार्यक्षमता को खराब करता है और 100% धूम्रपान मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए होटल रेस्टोरेंट सभी में मांग की गई है कि इस पर रोक लगाया जाए। वहीं CAA का मकसद, अनुराग ठाकुर जी का कहना है कि CAA का मकसद किसी की नागरिकता छीनना नहीं है, किसी को नागरिकता देना है। वहीं दिल्ली के केजरीवाल का कहना है कि CAA कानून लागू करना वोट बैंक का राजनीति है। अलग अलग सरकार अलग अलग बातें दे रही है, हालांकि ये जो सरकार कर रही है इसके आप लोग को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के तौर पे देखा जा रहा है कि जो 14 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरणार्थी के तौर पे आए हैं उन्हें ये अधिकार दिया जाए। वहीं जाने माने भारत के एक अर्थशास्त्री जो बहुत पहले थे, इनका कहना है, इंदिरा जयसिंह ने एक बात कही है कि उन्होंने कहा कि नागरिकता ना दे करके हम उन्हें एक शरणार्थी के तौर पे हस्ताक्षर कर सकते थे, उन्हें शरणार्थी बना सकते थे। वहीं इसमें जेनेवा कन्वेंशन 1961 का भी ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि ऐसा क्यों किया गया। लगभग 6 जाति प्रकार के धर्म को यहाँ पे दिया गया है, किसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन्हें नागरिकता दी जाएगी। और इसमें मुस्लिम को क्यों नहीं दी जा रही है, आपको बता दें जिन 6 देशों को, पड़ोसी देश है ये 6 देश, कौन कौन सा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके नागरिकों को हम लोग नागरिकता दे रहे हैं। अब मुस्लिम को क्यों नहीं दिया जा रहा है, मुस्लिम को नहीं देने का रीज़न ये है क्योंकि ये तीनों देश जो है मुस्लिम बहुल देश, अपने संविधान ये कहते हैं कि हम मुस्लिम बहुल देश है। जब भारत की आज़ादी हो रही थी, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस समय ये बात कही गई थी जो अल्पसंख्यक है उसकी जो है उसका ख्याल रखा जाएगा, उसे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। और इसी तौर पर देखते हैं कि जब भारत अलग हुआ तो भारत में उस समय लगभग 3 से 4 करोड़ मुस्लिम समुदाय थे, जो अब अभी वर्तमान में बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 17 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, जहाँ देखा जा रहा है कि इसी की पूरी तरीके से संरक्षण किया गया और इसे बढ़ावा भी दिया गया। वहीं पाकिस्तान में देखते हैं कि कुछ 3 से 4% हिंदूवासी थे, जिसे अभी वर्तमान में देखा जा रहा है वो ना के बराबर कुछ 1 से 2% ही मात्र बचे हुए हैं, और ये उन्होंने पूरी तरीके से इसकी अवहेलना की है। चलिए आगे देखते हैं। वही बद्रीनाथ और केदारनाथ से मिल रहा है आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा, यानी कि अभी बद्रीनाथ और केदारनाथ को जो उत्तराखंड से में है, इसमें पर्यटक को विकसित करने के लिए इसकी जोर शोर से इसका विकास किया जा रहा है। पर्यटक अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर पर्यटक आएंगे हमारे देश में, या फिर कोई एक राज्य से दूसरे राज्य, उस राज्य में बहुत सारी चीज़ इंडस्ट्री को अलग अलग चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, नए नए होटल खुलेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होगा, ये सभी चीज़ देखने को हमें मिलेगी। इसीलिए पर्यटन को बढ़ावा देना और अलग अलग राज्यों को इसकी देखरेख करना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं बेहतरी की चाह में सीमाएं लांघते लोग, चलिए ये अब हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, यानी कि क्वेश्चन नहीं है, ये जो आर्टिकल्स है ये हमारे दैनिक लाइफ में बहुत सारा योगदान करता है। क्योंकि इसे पढ़ने से हम जो किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे हम लोग आंसर राइटिंग का बात करते हैं, जैसे कि PCS एग्ज़ाम, जो भी PCS हो, UPSC हो या फिर कोई स्टेट PCS हो, इसमें ये काफ़ी सारी हमें मदद करती है, हमारे सोच को विकसित करती है। हमारे कोई जो हिंदी में कई सारे को पढ़ने में प्रॉब्लम होता है उन्हें ये विकसित करता है, और हमारे मानसिकता को ये पूरी तरीके से एक सेट करने का बहुत ही अच्छा काम करता है। कहा जा रहा है कि बेहतरी की चाह में सीमाएं लांघते, यानी कि आज के समय में जो लोग अच्छे की तलाश में बहुत सारी चीज़ों को खोते जा रहे हैं, अपने सीमा को ना चाह रहा है। जैसे कि अभी देख लीजिए, पर्यावरण से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अच्छे हम अपने साख सुविधा के लिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे और बेहतर घर बनाने के लिए बेहतर मशीन का निर्माण कर रहे हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण को हम लोग घात पहुंचा रहे हैं और कई सारे जानवरों का शिकार भी कर रहे हैं, जो कि क्या है, बहुत ही
खराब बात ये है, और हमारे पर्यावरण संतुलन नहीं बना रहेगा तो ये हमारे देश को क्या पूरा पृथ्वी पे एक अलग संकट बनकर के उभरेगा। अभी हाल ही में वर्तमान में देखें तो अलग अलग देशों में कहीं तापमान की ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो रही है पेड़ वृक्ष को काटने से, कहीं भूमि जल संकट पैदा हो गई। अभी भारत में ही ले ले तो अभी बेंगलोर के आसपास जो है आपको पूरी तरीके से भूमि जल संकट वहाँ पे खत्म हो गई है, यानी कि भूजल समाप्त हो गया, जिसके कारण से देखा गया बेंगलोर में कार वॉशिंग करने के लिए अब पानी पे रोक लगा दिया गया कि कार वॉशिंग नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमें पानी के साथ साथ सभी चीज़ों की बचत करनी चाहिए और हमें पर्यावरण की देखरेख करना हमारा क्या है, धर्म है। किसी इतिहासकार, किसी ज्योग्राफिकवाद ने कहा है कि पर्यावरण को हमें उस तरह से संरक्षण करना चाहिए मानो हम अपने आने वाले बेटे से कर्ज के तौर पे उधार ले रहे हैं इसे, और वापस उन्हें हमें जिस तरीके से वो हमें दे रहे हैं उसी तरीके से हमें उसे लौटाना है, लेकिन हम इसे धीरे धीरे करके दोहन करते जा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में कि केरल और केंद्र सरकार के बीच अभी बात चल रही थी कि केरल का कहना था कि केंद्र सरकार उन्हें जरूरी कार्यों के लिए पैसे मुहैया नहीं करा रही है। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी से तब केंद्र सरकार ने उनसे लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज लेने की अनुमति दे दी है। वहीं केरल सरकार ने कहा है कि ये बहुत कम रकम है, कम से कम हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत चाहिए। केंद्र सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ के लिए कई सारे नियम भी लगाए हैं कि किस नियम के तहत आप ये चीज़ कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी कानून, यूसीसी मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो है लागू हो गया और भारत में आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू कर रहा है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में आता है जो कि नीति निर्देशक भाग से रेटेड है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि अब नागरिकता समाज संहिता को लागू कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल, जब केंद्र सरकार के वहाँ से विधानसभा से ये चीज़ पारित हो गया, तब ये कहा जाता है राष्ट्रपति के पास कैसे जाता है, पहले राज्यपाल को देता है, फिर राज्यपाल इसे लेकर के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राज्यपाल भेजते हैं और वहाँ से मंजूरी दी जाती है। चल बताइएगा इसी तरह तो वहाँ के जो अभी राज्यपाल है यानी कि उत्तराखंड का राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है। और ये याद रखिएगा यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आज़ादी से पहले ही गोवा में शुरू से ही लागू है। तो याद रखिएगा भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले यूसीसी लागू किया गया, तब ये अगर होगा तो ये क्या होगा, गोवा होगा। लेकिन आज़ादी के बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर उत्तराखंड होगा। वहीं अगर तीसरा अभी देखने को आ जा रहा है कि असम भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़ोरों शोर से तैयारी कर रहा है कि असम में भी ये चीज़ हो सके कुछ दिन में लागू हो जाए। वहीं सेमीकंडक्टर क्षेत्र से एक न्यूज है कि अभी हाल ही में वर्तमान में भारत में 3 जगहों पर सेमीकंडक्टर के लिए नींव रखी गई है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के तौर पर भारत उभर कर आएगा। वही भारत में 1,25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 सेमीकंडक्टर की आधारशिला रखी गई है। असम के मोरीगांव में 27,000 करोड़ रुपए के खर्च पर बनने वाला केंद्र में शामिल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के तैयार है। वहीं गुजरात और असम के 3 सेमीकंडक्टर, गुजरात में धोर्दो और असम में कहाँ पे, मोरीगांव में सेमीकंडक्टर केंद्र की ऑनलाइन माध्यम से आधारशिला रखी गई है। वहीं गुजरात और असम में इन 3 सेमीकंडक्टर केंद्रों में 2 गुजरात में लगने वाला है और 1 असम में लगेगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि गुजरात में कहाँ कहाँ लग रहा है, और असम का तो एक आपको बता दिया गया मोरीगांव में लगेगा, लेकिन गुजरात में कहाँ कहाँ लगेगा ये बताइएगा। वही आने वाले समय में प्रधानमंत्री का कहना है कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड पहली बार 1960 में ही जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके दशक में ही इसके सपने देखे गए थे, लेकिन अभी तक इसे ज़मीनी तौर पर लागू नहीं किया गया था, नहीं उतार पाए थे। वहीं देखते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए 3 सहकारी समितियां के बारे में अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि 3 नई सहकारी समितियां NCOL, NCEL और BBSSL जैविक खाद्य पदार्थों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाएगी। वहीं साथ ही यह देश में खेतीबाड़ी की विभिन्न समस्याओं का हल करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर में 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियां भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड,
जो कि BBSSL है। वहीं नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड NCOL, वहीं नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCEL के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही गई है। वहीं खास करके जैविक प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने की इन्होंने बात कही है कि हमें जैविक प्राकृतिक खेती ज़्यादातर करनी चाहिए। वहीं चीन से आगे निकल गया भारत किस तौर पे कि GDP निर्यात में अभी बीते कुछ दिनों में DAHL और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस की तरफ से जारी न्यू DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रपट यानी कि रिपोर्ट 2024 में कहा गया कि 2021 के बाद से भारत की GDP के अनुपात में निर्यात चीन से अधिक हो गया है, जबकि निर्यात और आयात दोनों के मामले में देश का सेवा व्यापार तीव्रता भी बहुत अधिक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या बात कही गई है कि न्यू DHL ने 2024 में यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार वाले वैश्विक उत्पादन का हिस्सा 2022 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर फिर वापस आ गया है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या मुख्य न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाई कोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। वहीं महाराष्ट्र के रिलेटेड में इसे देखते हैं। चलिए पूरा पढ़ते हैं। न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, अभी यह हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI है, अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र से केरल हाई कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए 6 वकीलों की नामों की सिफारिश की है। ये जो 6 वकील है कौन कौन है? यूसुफ वानी को जम्मू कश्मीर, रुकिए, कॉलेजियम ने सिफारिश भी की है कि न्यायिक अधिकारी मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए, यानी कि मोहम्मद यूसुफ और जम्मू कश्मीर के लद्दाख हाईकोर्ट में इन्हें क्या किया जाए? अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। वहीं देखते हैं कि निर्णय लेते हुए इन्होंने कहा है कि वकील अब्दुल हकीम, मुल्लापाल्ली, अब्दुल अजीज, श्याम कुमार, वडक्के मुदावक्कट, हरिशंकर विजयन मेनन, मनु श्रीधरन नायर, ईश्वरन सुब्रमणी और मनोज पुलम्बी माधवन को केरल हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं कोलकाता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 अतिरिक्त जजों न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला, न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी, वहीं न्यायमूर्ति ज्योतिष्णा शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम को उसी हाईकोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं इसके साथ साथ देखते हैं कि कॉलेजियम ने बम्बई हाईकोर्ट के 11 अतिरिक्त न्यायाधीशों को हाईकोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया। ये टोटल 11 न्यायाधीश का नाम है। उर्मिला सचिन जोशी फाल्के, न्यायमूर्ति भरत पांडुरंग देशपांडे, न्यायमूर्ति किशोर चंद्रकांत संत, न्यायमूर्ति वाल्मीकि SA, न्यायमूर्ति कमल रश्मि खाता, न्यायमूर्ति शर्मिला उत्तम राव देशमुख, न्यायमूर्ति अरुण रामनाथ पांडेकर, न्यायमूर्ति संदीप विष्णुपंत मौर्य, न्यायमूर्ति गौरी विनोद गोडसे, न्यायमूर्ति राजेश संतराम पाटिल और न्यायमूर्ति आरिफ 16 डॉक्टर शामिल है इस चीज़ में। चलिए आगे देखते हैं कि अभी हाल ही में कोलकाता में बुधवार को एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, एक है INS एग्रो और दूसरा है अक्षय। आप यहाँ देख पा रहे हैं दोनों फोटो, यही है। वही देखते हैं कि टाटा के धोलेरे संयंत्र में दिसंबर 2026 में शुरू होगा पहली स्वदेश चिप उत्पादन, यानी कि अभी जो टाटा के गुजरात में के ढोलेरे में ये कौन स्थापित किया है, वहाँ पे टाटा कंपनी स्थापित कर रही है। इन्होंने कहा है कि लगभग इससे 50,000 वेफर्स का उत्पादन करने की होगी, यानी कि इन्होंने टारगेट रखा है। वहीं 91,000 करोड़ रुपये के निवेश होगा और केंद्र इसमें समान आधार पर पूंजीगत व्यय का 50% योगदान देगा और उन्नति प्रौद्योगिकी का द्वारा संचालित ये चिप कई क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक वाहन और दूरसंचार, रक्षा वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत को पूरा करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। वहीं चुनाव आयुक्त यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के एक समिति बनाई गई थी। रामनाथ, जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, इन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी और इन्होंने
अभी हाल ही में रिपोर्ट देने के बारे में बात की गई है। चलिए देखते हैं कि चुनाव के एक साथ कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप सकती है और माना जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश कर सकती है। वहीं देखते हैं कि पिछले साल सितंबर में गठित कोविड समिति, यानी कि कब समिति के 2023 के सितंबर में इस समिति का गठन किया गया था, कि समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे का ध्यान रखते हुए एक साथ चुनाव कराने की संभावना तलाशने का काम सौंपा गया है। वहीं इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कौन कौन शामिल है देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता जो है गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, अभी वर्तमान में कौन है वित्त आयोग के अध्यक्ष ये भी आप कमेंट करिए, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल है। वहीं इसमें देखा गया लोकसभा में कांग्रेस का रंजन चौधरी को भी शामिल करने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया गया। वहीं इसके तर्ज पर देखते कि वित्त मंत्री विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य है। आपको एक इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कौन कौन सदस्य हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें ऑप्शन देगा इनमें से कौन सदस्य शामिल नहीं हुआ था, तो अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं हुए थे, या फिर इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं, और मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि अर्जुन राम मेघवाल होंगे। ये क्या ना विधि मंत्री है। वहीं अभी हाल ही में सरिस्का में बाघ के 3 नए शावक का जन्म हुआ। आप ये कमेंट करके बताएं सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, किस राज्य में है। मैं इतना बता सकता हूँ कि ये पश्चिमी एरिया में कहीं पे है, आप कमेंट करके बताइए। वहीं देखते हैं कि बाइडेन वो ट्रंप ने, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है, बाइडेन और ट्रंप ने जीते राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की चुनाव, यानी कि अब ये लोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चल रहा है। वहीं ट्रंप को अब तक 1215 डेलीगेट का समर्थन मिल चुका है। वहीं बाइडेन को 3933 डेलीगेट का, आधे से ज़्यादा का डेलीगेट मिल चुका है। आप एक बात और आपको पता, इस चुनाव में शामिल एक और हुई थी, निक्की हेली, जो भारतीय मूल की निवासी वहाँ पे है। वहीं परमाणु हथियार को लेकर के इस्तेमाल करने के लिए रूस ने अपनी मानसिकता जाहिर कर दी है। रूस ने कहा है कि अगर मॉस्को की संप्रभुता या स्वतंत्रता पर कोई खतरा होता है तो वह परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वे लगभग फरवरी 2022 से यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद से रूसी नेता ने बार बार परमाणु हथियार उपयोग करने के बारे में अपनी बात कह चुकी है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने संसद में विश्वास मत जीता है। अभी हाल ही में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, इन्होंने अब नेपाल के पर, चलिए देखते हैं। पुष्प कमल दहल ने बुधवार को संसद में विश्वास मत जीत लिया, और वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता प्रचंड सदस्य प्रतिनिधि सभा में 157 मत हासिल किया और CPN प्रतिनिधि सभा में तीसरी सबसे बड़ा दल है। वहीं देखते हैं कि जापान ने अभी हाल ही में एक रॉकेट का परीक्षण किया था, जो कि सफल नहीं रहा। वहीं उसी के आसपास ये क्या विस्फोट हो गया। ये निजी कंपनी अंतरिक्ष कक्षा में भेजे जा रहे रॉकेट था। इसके रॉकेट का नाम क्या था, कैरोस नामक रॉकेट था, जो कि निजी कंपनी स्पेस वन, यहाँ पे स्पेस वन का था। कुछ ही समय में इस रॉकेट में क्या हो गया था, आग पकड़ लिया था। वहीं देखते कि सेना और तटरक्षक बल के लिए खरीदे गए लगभग 34 ध्रुव, ये ध्रुव क्या है कि नाम है। तटरक्षक बल के लिए उन्नत किस्म के 34 नए हेलीकॉप्टर HAL और संबंधित उपकरणों के अधिग्रहण के लिए बुधवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ रुपए की 2 अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कि 34 ध्रुव MK तृतीय हेलीकॉप्टर की सेना और 25 और तटरक्षक बल 9 हेलीकॉप्टर मिलेंगे के बारे में मंजूरी दी गई है। ये क्या कि बहुत ही लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। ये मंत्रालय ने कहा है कि हेलीकॉप्टर ने समुद्र और जमीनी पर प्रतिकूल वायुमंडलीय परिस्थिति में भी अपनी क्षमता साबित की है, और इसने कहा कि यह परियोजना अपनी अवधि के दौरान अनुमानित 190 लाख मानव घंटे का रोजगार पैदा करेगी, और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल होगी। वहीं 70 स्थानीय विक्रेता स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। वहीं विकसित भारत विकसित दिल्ली मोदी सरकार की गारंटी, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के चौथे चरण के लिए 8400 करोड़ 8,400 करोड़ लागत के 2 नए कॉरिडोर लाजपत नगर, साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ
इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ के लिए शिलान्यास किया गया है। 14 मार्च 2024 को शाम 5 बजे यानी कि आज ही के दिन ये किया जाएगा। बाकी यहाँ पे भी कुछ दिया गया, आप इसे ज़रूर देख लें। वहीं खेल जगत में अभी हाल ही में एक सनसनी खबर देखने को मिल रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में फिलिस्तीन के जो फुटबॉलर है उनकी मृत्यु हो गई है। फिलिस्तीन फुटबॉल महासंघ ने बताया कि राष्ट्रीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद बरकत गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमले में मारे गए हैं। ये 39 वर्षीय थे। वहीं गुजरात टाइटंस अभी भारत में जो चल रहा है महिला वोमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस को हराकर दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में जगह बना लिया। वहीं नरवाल ने पैरा विश्व कप में 2 रजत पदक जीते हैं। कहता है स्टार भारतीय निशानेबाज, ये कौन है निशानेबाज हैं? मनीष नार्वेल ने बुधवार को यह WSPS पैरा निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और टीम की स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ इस चैनल में जुड़ने के लिए। आप सभी से एक और अनुरोध है कि जो आप इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको न्यूज़ मिलते रहे। आपको इस न्यूज़ से एक राहत मिलेगी कि करंट अफेयर से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और एक बात, हम लोग डेली MCQ सीरीज़ ला रहे हैं जो कि अलग अलग एग्ज़ाम बिहार SSC ALP रेलवे RRB के लिए जो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और सभी क्वेश्चन जो है वे सभी किसी न किसी PCS UP PCS हो या बिहार PCS हो या UPSC हो, इन सभी से रिलेटेड यानी कि हाई रिलेटेड क्वेश्चन डाला जा रहा है। आप इसे ज़रूर एक बार देखें और अच्छा लगे तो उसे भी शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें ताकि वे भी जान सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।